यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। द नेम इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। सो 11th में आपने क्या सीखा था? सोल प्रोप्राइटरशिप। बट सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या लिमिटेशंस हैं? देयर इज ओनली वन ओनर, सो दैट्स व्हाई देयर इज लिमिटेशन ऑन कैपिटल और करेक्ट लिमिटेशन ऑन कैपिटल और सो कैपिटल की लिमिटेशन है तो एक्सपांशन हो सकता है क्या बिजनेस का? नहीं। सो टू ग्रो द बिजनेस देयर इज अ नीड ऑफ मोर कैपिटल। सो टू गेट मोर कैपिटल वी नीड मोर ओनर्स, सो दैट्स व्हाई देयर इज पार्टनरशिप, करेक्ट। एंड व्हाट आर ऑल अदर limitations? लिमिटेशन ऑन स्किल्स, करेक्ट। सो कैपिटल, स्किल्स पे लिमिटेशंस है। उसके बाद हाँ, मेंबर्स एक ही है तो उसको ही सब करना पड़ेगा ना, एक ही ओनर है तो एक ही मेंबर है तो टाइम भी कम है उसके पास। ओके, मेरे पास बहुत कुछ आइडियाज़ है, मुझे बहुत एक्सपांशन का करना, बिजनेस एक्सपांड करना है, मार्केटिंग के आइडियाज़ है, बट मेरे अकेले के पास उतना टाइम ही नहीं है, एनर्जी ही नहीं है, कैपिटल भी नहीं है। सो ये सब लिमिटेशंस है सोल प्रोप्राइटरशिप के। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप कि पार्टनरशिप में क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स के लोग जुड़ जाएंगे। ओके, मोर देन 2 पीपल देयर विल बी पार्टनरशिप, मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। सो फिर क्या होगा, कैपिटल बढ़ जाएगा, स्किल्स बढ़ेंगे। ओके, हर पार्टनर कुछ ना कुछ टाइम देगा बिजनेस में, सो देयर विल बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। सो ये सारे जो लिमिटेशंस है सोल प्रोप्राइटरशिप के, वो ओवरकम कहाँ पर होते हैं? पार्टनरशिप में। सो यहाँ पर दिया है, देखो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिमिटेशंस क्या क्या है। लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या? अगर जो लायबिलिटी बिजनेस की है उसका पेमेंट बिजनेस के एसेट से ही होना चाहिए आइडियली, बट अगर बिजनेस के एसेट्स कम पड़ गए तो ओनर के पर्सनल एसेट्स, मतलब उसका घर सेल हो सकता है, उसकी कार सेल हो सकती है, उसका लैपटॉप मोबाइल सेल हो सकता है, टू पे द लायबिलिटीज ऑफ बिजनेस। सो देयर इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। सो ऐसे नहीं होना चाहिए। सो ये भी लिमिटेशन है। नो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्यों नहीं है? डेथ हो गई उसकी तो आगे बिजनेस कंटिन्यू नहीं होगा, या वो अनहेल्दी हो गया, या उसको और कुछ रीज़न की वजह से बिजनेस चलाना पॉसिबल नहीं है तो बिजनेस बंद ही हो गया। यहाँ पर 10 पार्टनर्स है, एक की हेल्थ खराब हो गई तो भी आगे के पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स कैन कंटिन्यू। और क्या हो सकता है, किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो भी बिजनेस कंटिन्यू हो सकता है। सो देयर इज स्टेबिलिटी टू द बिजनेस। देन एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन, सभी इसमें वो स्पेशलाइज नहीं हो सकता है ना एक ही ओनर। सो ये सारे लिमिटेशंस ओवरकम होने वाले हैं बिकॉज ऑफ पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप में 2 or more persons come together to run it. They agree to share the capital, the management and the risk and profits of business. रिस्क क्या हो सकती है? बिजनेस डूब भी सकता है और ग्रो भी हो सकता है, सो वो रिस्क भी शेयर करनी है, प्रॉफिट भी शेयर करना है। सच म्यूचुअल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन एन एग्रीमेंट अमंग्स द पार्टनर्स इज टर्म्ड एज पार्टनरशिप। सो हमने लास्ट सेशन में ये देखा था कि HUF के केस में क्या होता है, एग्रीमेंट करनी पड़ती है क्या? नहीं। सो बाय बर्थ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अगर हमारा जन्म हुआ तो हम ऑटोमेटिक मेंबर बन जाते हैं। सो मेंबर इज बाय बर्थ। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप क्या रिक्वायर्ड है? करेक्ट, एग्रीमेंट इज नेसेसरी। एंड इफ एग्रीमेंट इज इन राइटिंग it is called as partnership deed. If it is in writing, if it is oral then only partnership agreement. If it is in writing then partnership deed. So if agreement is in writing then it is called as
partnership deed. So what will you recommend to your clients? Will you recommend them oral agreement or written agreement? Written agreement. Why? Correct. It can be shown as a proof in the court. Correct. Correct. So the persons who have entered into the partnership are individually known as partners and collectively as firm. Okay, so individually उन persons को partners बोलते हैं and collectively हम बोलते हैं partnership firm. Meaning and definition. So partnership is an organization where there is an association of two or more persons coming together to carry on business. So business करना जरूरी है. जैसे एग्जाम्पल क्या देखा था हमने, 3 जॉइंट ओनर्स मर्सिडीज का. सो वो सिर्फ जॉइंट ओनर्स हुए, वो पार्टनर्स नहीं है क्योंकि वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं. सो दे आर कमिंग टुगेदर टू कैरी ऑन सम बिजनेस with a view to share profit or loss of the firm. ये मीनिंग हुआ. एंड डेफिनेशन एक्ट में दी है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 4 में डेफिनेशन दी है. ओके, सो क्या डेफिनेशन है देखो. पार्टनरशिप इट इज द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share profits of the business carried on by all or any one of them acting for all. So it is the relation between persons who have agreed to share the profits of the business. So यहाँ से डेफिनेशन से ही बहुत सारे फीचर्स जो है पार्टनरशिप के वो क्रिएट होते हैं. जैसे कि फर्स्ट फीचर क्या हुआ देखो, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट. ओके, सो फीचर्स डिराइव्ड फ्रॉम डेफिनेशन विच इज गिवन. कहाँ पे दी है डेफिनेशन? विच इज गिवन इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, हाँ 1932 सेक्शन नंबर, करेक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन नंबर 4. तो वहाँ से क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं हमें? फर्स्ट देयर शुड बी एन एग्रीमेंट, क्योंकि स्टार्ट ही कैसी है डेफिनेशन की, द पर्सन्स, इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु एग्री, करेक्ट, हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस. ओके, सो एग्रीमेंट होनी चाहिए. देयर शुड बी ऑब्जेक्टिव और व्यू टू अर्न प्रॉफिट. Objective to earn profit, who have agreed to share profits of the business. So there should be business. Third feature, which is carried on by all or any one of them acting for all. ऐसे दिया है डेफिनेशन में. ओके, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, ये 3 पार्टनर्स थे, पहले वो जॉइंट ओनर्स थे पहले के एग्जाम्पल में, अभी वो पार्टनर्स है. ओके, अभी जो हमारा हेड ऑफिस है वो है मुंबई में. ओके, सो मुंबई ऑफिस कौन हैंडल कर रहा है? निधि. ओके, साइली इज हैंडलिंग पुणे ऑफिस एंड प्रतीची इज हैंडलिंग बैंगलोर ऑफिस फॉर एग्जाम्पल. सो हम तीनों की पार्टनरशिप फर्म है, 3 पार्टनर्स है एंड हमारा जो बिजनेस है वो एक ही सिटी में नहीं है, हमने उसको एक्सपांड किया है 3 अलग अलग सिटीज में और 3 पार्टनर्स 3 ऑफिसेस को हैंडल कर रहे हैं. सो हेड ऑफिस जो है मुंबई वो निधि हैंडल कर रही है, पुणे ऑफिस में हैंडल कर रही हूँ एंड प्रतीची हैंडल कर रही है बैंगलोर ऑफिस. अभी जो डेफिनेशन में दिया है कि बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल,
तो हम तीनों काम कर रहे हैं 3 ऑफिस में, बट हम इंडिविजुअली काम कर रहे हैं क्या? साइली प्रोपराइटर है क्या? साइली एक ही ओनर है क्या? नहीं. So Saili is acting for all. Any one of them is acting for all. Saili is not working as a sole proprietor. Saili is working as a representative of partnership firm. Okay, so इसलिए definition में क्या दिया है? Any one of them is acting for all. Saili is working for entire partnership firm. Nidhi is working for entire partnership firm. ओके, एंड कैरिड ऑन बाय ऑल. तीनों काम कर रहे हैं 3 ऑफिस में. सो कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ओके, ये समझ में आ गया. सो देयर इज अ रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट. ओके, सो साइली जब पुणे ऑफिस में काम कर रही है तो एज अ एजेंट वो काम कर रही है फर्म के लिए. सो रिप्रेजेंट कर रही है ना साइली फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को. प्रतीची रिप्रेजेंट कर रही है बैंगलोर में फर्म को एज अ ओनर. वो एक उसका अकेले का बिजनेस नहीं है, वो रिप्रेजेंटर है वहां पर. सो कस्टमर्स के लिए ये जो पार्टनर्स है वो क्या हो गए? एजेंट्स. ओके, सॉरी, कस्टमर्स के लिए ये पार्टनर्स ओनर्स है. सो बैंगलोर ऑफिस में जो कस्टमर्स आएंगे उनके लिए ओनर कौन रहेगा? प्रतीची. मुंबई ऑफिस में जो कस्टमर्स आएंगे उनके लिए ओनर कौन है? निधि. पुणे ऑफिस में जो कस्टमर्स आएंगे उनके लिए ओनर कौन है? साइली. ओके, तो कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर प्रिंसिपल्स, ओनर्स. ओके, कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो 3 लोग हैं वो एजेंट है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म we are agents for the customers and customers point of view we are principals. Okay, so आगे फीचर्स में ये भी दिया हुआ है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. तो ये भी डेफिनेशन से ही आ रहा है, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. सो ये एक डेफिनेशन है. एंड एक प्रोफेसर हैंडी ने भी डेफिनेशन दी है. Partnership is the relation existing between persons competent to make contract. Competent मतलब eligible. ओके, योग्यता म्हणतो ना आपण मराठीत. ही शुड बी कॉम्पिटंट, ही शुड बी एलिजिबल. त्या योग्यतेचा माणूस पाहिजे. सो ही इज अ कॉम्पिटंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट हु एग्री टू कैरी ऑन अ लॉफुल बिजनेस. ओके, सो फीचर्स और बढ़ रहे हैं. देखो इसमें कॉम्पिटेंसी भी आ गई है. कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट. सो एज पर लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एज पर लॉ कौन कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है? बिलो 18 वाले या अबाउ 18 वाले? मेजर, अबाउ 18 वाले. सो दे आर कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट. एंड और भी है क्या क्या, साउंड माइंड वगैरह वगैरह. बट अभी के लिए मेजर होने चाहिए 18, अबाउ 18. सो और एक फीचर आ गया कि पर्सन जो पार्टनर्स जो है वो कोई भी खेल नहीं है ये गेम. 4 लोग आ गए, चलो खेलते हैं. ओके, पार्टनरशिप करते. दे शुड बी मेजर, अबाउ 18. देन हु एग्री टू कैरी ऑन अ लॉफुल बिजनेस. ओके, सो बिजनेस ऊपर एक्ट में सिर्फ बिजनेस था. एक्ट के डेफिनेशन के हिसाब से प्रोफेसर हैंडी के डेफिनेशन में लॉफुल बिजनेस है. सो इलीगल बिजनेस नहीं चलेगा. विथ अ कॉमन व्यू, इन अ कॉमन व्यू, इन लॉफुल बिजनेस इन कॉमन विथ अ व्यू टू अर्न प्राइवेट गेन. ओके, हर पर्सन को प्रॉफिट होना चाहिए उसमें. यही हर एक पर्सन का मोटिव रहेगा ना, टू कम इन टू एग्रीमेंट. सो ये 2 डेफिनेशंस दिए हैं. ओके, थेरी है हाँ आपको, हाँ एग्जाम में थेरी आने वाली है, इसलिए थोड़ा थेरी भी हमें देखना है. अभी फीचर्स में जाओ. फीचर्स जो ये सर्कल्स में दिए हुए हैं ना, यही नीचे सब एक्सप्लेन किए हैं क्या. देखो, फर्स्ट इज एग्रीमेंट. पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स. इट कुड बी रिटर्न और ओरल, बट हम क्या रेकमेंड करेंगे क्लाइंट्स को? रिटर्न. अ रिटर्न एग्रीमेंट इज प्रीफर्ड so that it can be used as proof in the court of law, and such written agreement is known as partnership deed.
Then number of partners, minimum 2 partners are needed to start partnership firm, and the maximum number of partners are 50. ओके, बट वो दिया है कंपनीज एक्ट में. ओके, हम बोल रहे हैं पार्टनरशिप के बारे में, बट मैक्सिमम नंबर दिया है कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है, क्योंकि 50 के बाद क्या फॉर्म करना पड़ेगा, कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी. एंड मिनिमम 2 पार्टनर्स, ये तो कॉमन सेंस है ना, एक पर्सन से तो पार्टनरशिप नहीं होगा, मिनिमम 2 इज कॉमन सेंस. सो सेकेंड फीचर हुआ नंबर ऑफ पार्टनर्स. थर्ड इज लॉफुल बिजनेस. सो बिजनेस अंडरटेकन बाय पार्टनरशिप शुड बी लॉफुल. इट कैनॉट अंडरटेक बिजनेस विच इज नॉट अलाउड बाय स्टेट. ओके, यहाँ पर लॉ का और एक वर्ड पता है क्या आपको? हाँ, ओके, यहाँ पर टी है शायद, स्टैट्यूट. स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाला क्या है स्पेलिंग? हाँ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू STATUE मतलब पुतळा मराठीत. ओके, STATUE 6 लेटर्स वाला. ओके, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात. हाँ, एंड स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क. तो मैं जो बता रही हूँ दैट इज लॉ, अ रिटन लॉ पास्ड बाय लेजिस्लेटिव बॉडी. ओके, STATUT. ओके, स्टैच्यूट. एंड स्टैच्यू मतलब स्टैच्यू आपने खेला होगा बचपन में, स्टैच्यू दैट इज पुतळा. ओके, एंड स्टैच्यूट इज लॉ. करेक्ट. सो लॉफुल बिजनेस इज अलाउड. The definition of partnership also does not permit any illegal business. Definition में भी illegal business allowed नहीं है. तो 3 features क्या क्या हुआ है? Agreement, minimum number of person, number of partners, lawful business. Fourth क्या है? Sharing of profit and losses. The purpose of partnership is to earn maximum profit. Not for profit organization जैसा नहीं है, समाज सेवा नहीं है यहाँ पर. To earn maximum profit. Partners have to share profit and losses according to the ratio given in the agreement. If the agreement is silent about the ratio, then profit and loss sharing will be equal. Okay, so profit and loss share करना है. Sharing of profit and losses, sharing कैसे होगा as per agreement. हाँ, sharing ratio जो होगा वो as per agreement होगा. And agreement, if the agreement is silent, agreement गप्प बसलं असेल तर then the profit sharing ratio is equal. Okay, so agreement is silent, तो कौन बोल रहा है ये equal ratio? लॉ बोल रहा है. ओके, agreement गप्प असेल तर लॉ बोलतो मग. if agreement is silent, the profit sharing ratio will be equal. बट ये इक्वल रेशो कहाँ पर दिया हुआ है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. ओके, एंड एग्रीमेंट में फॉर एग्जाम्पल दिया है रेशो 2:3. एग्रीमेंट में दिया हुआ है रेशो 2:3. तो कौन सा रेशो यूज करना है? 2:3 वाला या 1:1 इक्वल वाला? 2:3. इफ एग्रीमेंट, इन एग्रीमेंट रेशो इज गिवन ना. सो एग्रीमेंट अगर साइलेंट है तो ही एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जाना है. And if nothing is mentioned about the profit sharing ratio in agreement, then as per law equal, and law में equal दिया है. ओके, आपने एक ऑब्जर्व किया क्या? डेफिनेशन में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के बारे में हम इस फीचर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं ना. किधर गया ये? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस. अभी डेफिनेशन में
It is the relation between persons who have agreed to share profits of the business carried on by all or any one of them acting for all. Okay, so they are just talking about profit. What about loss? लॉस हुआ तो क्या करना है? करेक्ट, करेक्ट, उसी रेशो में शेयर करना है. ऐसे कौन बोल सकता है? करेक्ट, तुमने पढ़ा है. ऐसे कौन बोल सकता है आई विल जस्ट शेयर द प्रॉफिट, आई विल नॉट शेयर द लॉस? हाँ, सो ओनली माइनर जो है दैट इज बिलो 18, ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट एज पर लॉ. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो. ओके, बट पार्टनरशिप एक्ट में अलाउड किया है उसको पार्टनर बनाने के लिए, इवन इफ ही इज बिलो 18, बट ही विल शेयर ओनली द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस. ओके, ही विल नॉट शेयर लॉसेस ऑफ द बिजनेस. ओके, ये हुआ माइनर के केस में. एंड अगर मेजर है तो वो ऐसे बोल सकता है क्या? कौन से केस में? कहाँ पर? कौन सा वाला लॉस? बिजनेस का लॉस या इंसॉल्वेंसी का? बिजनेस का लॉस. सो ऐसे एग्रीमेंट कोई किसी ने किया तो होगा, बट इट्स वेरी रेयर. अभी हमारे तीनों की पार्टनरशिप है, मैं बोल रही हूँ आई विल शेयर ओनली प्रॉफिट. whenever there will be loss, you both of them share, I will not share the loss. So if both of you are okay with it, then there will be partnership like that. In case of profits, 3 of them will share. In case of loss, you both of will share. Okay, so agreement वैसी है तो, and it is very rare ना, क्योंकि सारे पार्टनर्स एग्री होना पॉसिबल नहीं है. मैक्सिमम 50 तक पार्टनर्स है. 50 लोगों की अगर पार्टनरशिप है और उसमें से कोई ऐसे बोल रहा है तो बाकी पार्टनर्स अगर एग्री है तो आप कर सकते हो. ऐसे पूरा एक्चुअली एग्रीमेंट पे है पार्टनरशिप. ओके, बट जनरली ऐसे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि प्रॉफिट के टाइम पे ये आती है, लॉस होने के टाइम ये गायब. बट विदाउट कैपिटल ही कैन नॉट बिकम अ पार्टनर. हाँ, वही तो पूरा एग्रीमेंट पे ही है. सो इफ पार्टनर्स आर रेडी दे कैन मेक एनी टाइप ऑफ एग्रीमेंट. ओके, एंड पार्टनर विल बिकम ओनली इफ ही इज ब्रिंगिंग सम मनी इन द बिजनेस. ओके, हाँ, करेक्ट. ओके, सो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में आपको क्या याद रखना पड़ेगा? इफ इट इज नॉट गिवन इन द एग्रीमेंट देन इक्वल. ओके, देन नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी. मतलब क्या? इफ बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू पे बिजनेस लायबिलिटीज. बिजनेस एसेट्स क्या हो गए? लेस. ओके, देन बिजनेस लायबिलिटीज. तो 90 lakhs के एसेट्स है बिजनेस के पास, 1 करोड़ की लायबिलिटी है. 10 लाख कहाँ से लाओगे? और लोन लोगे तो और लायबिलिटी बढ़ेगी. 10 लाख कहाँ से लाओगे? तो पर्सनल एसेट्स सेल करने पड़ेंगे पार्टनर्स को. ओके, दैट्स वाई लायबिलिटी अनलिमिटेड है पार्टनर्स की. ओके, पार्टनर्स ऐसे नहीं बोल सकता है कि मैंने 5 लाख ही डाले थे बिजनेस में तो उधर तक ही मेरी लायबिलिटी हो गई, अभी और मेरे घर के एसेट्स नहीं उठाने हैं. ओके, जब भी आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर देते हो तभी इसमें बाय डिफॉल्ट ये हो ही जाता है कि अगर आपके बिजनेस के एसेट्स कम पड़ गए तो यू नीड टू यूज योर पर्सनल एसेट्स. घर कार, आपके पास जो भी ज्वेलरी, लैपटॉप, मोबाइल, जो भी एसेट्स है घर में, फर्नीचर, वो सब सेल हो सकता है. Okay, if your business assets are less than business liabilities, that's why the liability is
अनलिमिटेड। ओके, एंड किसी एक के पार्टनर का ही जाएगा क्या या सारे पार्टनर्स का? सारे पार्टनर्स का। द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। सो लायबिलिटी के एडजेक्टिव्स देखो क्या क्या है। ओके, सो अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल, दैट इज पार्टनर्स आर लायबल टिल द लास्ट रुपी इन देयर पॉकेट। ओके, सो 3 विशेषण याद रखने हैं आपको फॉर लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स। क्या क्या है वो एडजेक्टिव्स? अनलिमिटेड है, जॉइंट है, सेवरल है। सेवरल मतलब बहुत बड़ा, ज्यादा। ओके, सो अनलिमिटेड मतलब मीनिंग समझा कि लिमिटेड नहीं है ये मतलब। सो लिमिटेड का मतलब क्या होता है कि जितने मैंने कैपिटल डाला है बिजनेस में उतनी मेरी लायबिलिटी है। तो इस केस में पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड हो गई, उस केस में आपके घर के एसेट्स उठाए नहीं जाएंगे। सो वो होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP। ओके, एंड यहाँ पर सिर्फ पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी है। जॉइंट मतलब किसी एक पार्टनर की लायबिलिटी नहीं है। ओके, जो भी बिजनेस का लोन है, क्रेडिटर्स है, जो भी कुछ लायबिलिटी है वो सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी है। सो किसी एक ने ही पे नहीं करना है। सो ये हो गया जॉइंट। एंड सेवरल मतलब एंड तक आपके पास लास्ट रुपी इन द पॉकेट वो बोल रहे हैं, तब तक आपको ये पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, मतलब पर्सनल एसेट्स पूरे यूज हो सकते हैं टू पे द लायबिलिटी ऑफ द business. If the assets of the business is not sufficient to pay the liabilities, then personal property of the partners can be used. If any one of the partner is declared insolvent, okay, ये एक वर्ड है, हाँ, वहाँ पर गैप हुई है। इंसॉल्वेंट एक ही वर्ड है, वहाँ पर स्पेस प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से आई है। If partner is declared insolvent, then his liability will be borne by the solvent partner. ओके, सो नाउ टू इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आ गए, ये मीनिंग्स लिख लो। ये लिखे थे हमने, सॉल्वेंट, पार्टनर, इंसॉल्वेंट। सो आपके लिस्ट में ही इसको आगे ऐड कर दो, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के लिस्ट में। सॉल्वेंट पार्टनर्स मतलब पार्टनर्स हुज एसेट्स आर मोर देन liabilities. And insolvent partners whose liabilities are more than assets. ओके, यहाँ पर एसेट्स एंड लायबिलिटीज को कंपेयर करके देखना है, हाँ, कि
इंसॉल्वेंट है या सॉल्वेंट है? किसी के पास 10 करोड़ के एसेट है तो बहुत एसेट्स है, बट उसकी लायबिलिटीज 20 करोड़ है, फिर उस 10 करोड़ एसेट्स का कुछ फायदा है क्या? नहीं, मतलब वो इंसॉल्वेंट ही है ना 10 करोड़ के एसेट होने के बाद भी, क्योंकि उसकी लायबिलिटीज कितने हैं? 20 करोड़। सो यू नीड टू कंपेयर एसेट्स विथ लायबिलिटीज। सिर्फ एसेट की इंफॉर्मेशन से आप सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट नहीं डिसाइड कर सकते हो, या सिर्फ लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन है आपके पास, इसके पास 20 करोड़ लायबिलिटी है, बट आपको क्या पूछना चाहिए? उसके एसेट्स बताओ, देन यू कैन डिसाइड वेदर ही इज सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट। ओके, इंसॉल्वेंट पार्टनर का एग्जाम्पल रियल लाइफ में कौन? अनिल अंबानी, करेक्ट। सो लिखो वहां पर रियल एग्जाम्पल्स में अनिल अंबानी, विजय माल्या, किंगफिशर वाला। ओके, क्या स्पेलिंग है? डबल एल है क्या? डबल एल है ना? अभी उसके एक एसेट सेल हो रहे हैं ना, टू पे सैलरीज पे करने के लिए भी पैसे नहीं थे, एम्प्लॉयज की सैलरी डुबाई है, प्रोविडेंट फंड डुबाया है। प्रोविडेंट फंड तो गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, मतलब सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेंसेस भी वो पे नहीं कर पा रहा है। मतलब इनके पास पैसे होते हैं सिर्फ खुद के खर्चे के लिए, ये बाकी लोगों को पैसे देने के लिए नहीं है पैसे। नेक्स्ट इज, सो ये लोग एक्चुअल में इंसॉल्वेंट है। हाँ, तो इंसॉल्वेंसी के केस में फिर बहुत सारे लॉज लगते हैं, फिर क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाता है, इनकम टैक्स ऑफिसर्स, ये वो ऑफिसर्स, टैक्स वाले सारे ऑफिसर्स, जीएसटी वगैरह। फिर वो ट्राई करते हैं इनकी जितनी एसेट है उसको सेल आउट करते करते लोगों की जो लायबिलिटी है वो रीपे करने के लिए। ओके, जो क्रेडिटर्स वगैरह होते हैं या डिबेंचर होल्डर्स, सुना है आपने? डिबेंचर होल्डर्स आर ऑल्सो क्रेडिटर्स। सो उनका एक ट्रस्टी रहता है, सो वो ट्रस्टी भी क्या करता है? ये सब काम में हेल्प करता है उनका डिबेंचर होल्डर्स की लायबिलिटी पे आउट होने के लिए। ओके, सो ये सारे लोगों को फिर इन्वॉल्व होना पड़ता है। अभी बायजूस का क्या हुआ है? इंसॉल्वेंट हो गया या किसी ने परचेस किया, बेच दिया ना बायजूस ने, किसको? ओके, देन रजिस्ट्रेशन वाला नेक्स्ट फीचर है। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है क्या पार्टनरशिप का? ओनली इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, अदरवाइज इट इज नॉट कंपलसरी टू रजिस्टर। ओके, सो जैसे आपको 12th की बोर्ड एग्जाम देनी है, ओके, तो आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, ओके, बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सो आप इंटरनल एक्सटर्नल, आपने कॉलेज में एडमिशन ली है तो आप इंटरनली रजिस्टर्ड हो, एक्सटर्नल भी स्टूडेंट्स बैठते हैं, आपको पता होगा, तो वो भी रजिस्टर्ड है। सो आप रजिस्टर हो तो ही आप एग्जाम दे सकते हो। ओके, अभी ये बाकी के स्टूडेंट सीए कर रहे हैं तो इनको सीए इंस्टीट्यूट में रजिस्टर होना पड़ता है, तो ही वो सीए की एग्जाम दे सकते हैं। सो वैसे ही महाराष्ट्र में अगर आपको पार्टनरशिप स्टार्ट करनी है फर्म, तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, बाकी स्टेट्स में नहीं है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कंपलसरी ओनली इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2005। ओके, सो महाराष्ट्र में ही ज़्यादा बिजनेस होता है इन एंटायर इंडिया, मैक्सिमम बिजनेस महाराष्ट्र में होता है। सो ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स रिलेटेड टू बिजनेस महाराष्ट्र में है। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, registration of partnership firm is optional. It means a firm may or may not be
registered. Registration of firm merely certifies its existence and it is a process of entering the name of partnership firm in the register of registrar. So आपका नाम देना है रजिस्ट्रार में जाके, और फिर बाकी आपकी पार्टनरशिप एग्रीमेंट डीड है तो वो भी सबमिट करना पड़ता है, पार्टनर्स के सारे डिटेल्स, नेम, एड्रेस, उनके आइडेंटिटी प्रूफ्स लाइक आधार कार्ड वगैरह. सो वो हो गया रजिस्ट्रेशन. सो ये आपको ट्रू और फॉल्स या फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है कि किस स्टेट में वो कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन. तो इन द केस ऑफ इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. देन जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. जैसे लायबिलिटी जॉइंट है वैसे ओनरशिप भी जॉइंट है. ओके मतलब जो भी बिजनेस के एसेट्स होंगे वो सारे जॉइंटली यूज कर सकते हैं. बिजनेस में एक बिल्डिंग एसेट है, फर्नीचर है, मशीनरी है, तो कोई एक पार्टनर ही उसको यूज नहीं करेगा, सभी जॉइंट ओनर्स है. एंड मैनेजमेंट भी कैसे है, जॉइंटली मैनेज करना है. ओके ये कर रहा है तो इसको करने दो, मैं बैठता हूँ, ऐसे नहीं है, सबको वो मैनेजमेंट देखना पड़ेगा. सो जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. लायबिलिटी भी जॉइंट एंड ओनरशिप भी जॉइंट. Each partner is joint owner of the property of the firm. So no partner can use property for personal use. All partners have equal rights in managing the firm. So all partners are jointly responsible for the management of the firm. For example, आपके पार्टनरशिप फर्म ABC मेसर्स ABC फर्म है और उस फर्म की कार है और मिस्टर ए घूमने जा रहा है उस कार में से विथ फैमिली. सो ये अलाउड नहीं है. ओके सो इट कैन नॉट यूज फॉर पर्सनल यूज, ऐसे दिया है ना. नो पार्टनर कैन यूज प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज. ओके बट इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग्स उसने अगर रेंट दिया मेसर्स ABC को कि मैं कार लेके जा रहा हूँ 10 days के लिए और रेंट दिया और बाकी पार्टनर्स एग्री है तो उस केस में चलेगा क्या? हाँ फिर चलेगा, सब एग्रीमेंट पे ही है. ओके पहले एग्रीमेंट में देखो क्या दिया है, एग्रीमेंट में नहीं है तो ही लॉ में जाना है. ओके इफ अदर पार्टनर्स आर ओके देन यू कैन यूज दी प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज. Now principal and agent, each partner works in twofold capacities, that is principal and agent. A partner acts as principal of the firm with outsiders, ये मैंने बताया था. ओके निधि, प्रतीचि, साइली आर प्रिंसिपल्स फॉर आउटसाइडर्स फॉर कस्टमर्स एंड विथ अदर पार्टनर्स एक्ट एज एजेंट. सो बाकी के पार्टनर्स के लिए वो क्या है, एजेंट है. ओके सो क्या क्या फीचर्स हुए, एग्रीमेंट, नंबर ऑफ पार्टनर्स, लॉफुल बिजनेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, अनलिमिटेड लायबिलिटी, रजिस्ट्रेशन, joint ownership and management, principal and agent. And last feature is dissolution. A partnership firm can be dissolved through agreement between partners. जैसे पार्टनरशिप फॉर्म कैसे हुआ, थ्रू एग्रीमेंट. सो डिसॉल्व भी कैसे होगा, थ्रू एग्रीमेंट. इफ अ पार्टनर वांट्स टू क्लोज द फर्म he can dissolve the firm by giving 14 days notice. अभी देखो सारे पार्टनर्स मिस्टर ABC है, तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि अभी हम अबाउ 60 हो गए हैं, अभी रिटायर होना है हमें, फर्म क्लोज करते हैं. सो ये क्या हुआ, तीनों ने डिसाइड किया, मतलब तीनों की एग्रीमेंट हुई. सो इट्स अ डिसॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट. तीनों ने बोला बस हाँ बहुत हो चुका बिजनेस, हमें बिजनेस बंद करना है. ओके रिटायरमेंट लाइफ हमें एंजॉय करनी है. सो दिस इज डिसॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट. देन सेकेंड वो दे रहे हैं कि कोई एक पार्टनर ABC में से C बोल रहा है कि फर्म बंद करनी चाहिए, अभी एक पार्टनर ही बोल रहा है. ओके तो आज उसने बोला और कल बंद फर्म, ऐसे नहीं हो सकता. सो 14 days की नोटिस बोली है एक्ट में, लॉ में, कि आपको 14 days की नोटिस देनी पड़ेगी बाकी पार्टनर्स को थिंक करने के लिए उसके ऊपर. एंड देन डिसॉल्यूशन 14 days के बाद प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है. किसी एक पार्टनर ने बोला तो कि मुझे डिसॉल्व करना है, मतलब वो डिसएग्री हो गया ना. दो पार्टनर्स कंटिन्यू कर रहे हैं, एक बोल रहा है कि डिसॉल्व करो, सो एक ने भी बोला तो भी डिसॉल्व करना पड़ेगा ना.
करेक्ट। फिर ये बंद करके वो दो पार्टनर्स नई एग्रीमेंट स्टार्ट करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते, बट इसके साथ तो कंटिन्यूएशन बंद करना ही पड़ेगा ना। ओके, सो किसी एक पार्टनर को ये करना है, डिसॉल्व बंद करना है बिजनेस, तो कितने डेज की नोटिस लगेगी? 14 डेज। एंड द फर्म कैन ऑल्सो बी डिसॉल्व्ड if a partner dies or retires or becomes insolvent or insane. ओके, सो डिसॉल्यूशन के क्या क्या सिचुएशंस है? सो पहली तो एग्रीमेंट, डिसॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट। सो मेरे साथ ही लिखो, सो डिसॉल्यूशन फर्स्ट बाय एग्रीमेंट, ये आपको समझा कि सारे पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स एग्री टू डिसॉल्व कि बस हो चुका अभी बिजनेस। सेकेंड इज डिसॉल्यूशन बाय अ पार्टनर ना, तो उसको कितने डेज की नोटिस देनी पड़ेगी? 14 डेज नोटिस, करेक्ट। देन थर्ड वो बोल रहे हैं डिसॉल्यूशन बाय डेथ ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। सो डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में अभी सी से आगे जो है ना, सी डी ई ए, वो ऑप्शनल है। हाँ, ओके। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ABC का जो बिजनेस है वो होटल का बिजनेस है, एंड जो मिस्टर A है उसकी डेथ हो गई, एंड वही शेफ है, मतलब वही खाना बनाता है, बाकी के सिर्फ एक मैनेजमेंट देखता है, दूसरा और मार्केटिंग देखता होगा। ओके, और मिस्टर A जो पकाने वाला आदमी है, शेफ है, वही मर गया, तो डेथ ऑफ अ पार्टनर हुई तो बिजनेस डिसॉल्व हो सकता है। ओके, नहीं तो वो क्या कर सकते हैं? कंटिन्यू भी कर सकते हैं। इसलिए मैं क्या बोल रही हूँ, सी के आगे जो है वो हो सकता है वाले केसेस है, इसमें होना ही पड़ता है, इट्स कंपल्सरी डिसॉल्यूशन ए एंड बी में। सी डी ई के आगे क्या होगा? हो सकता है वाला सिचुएशन है। ओके, वो दूसरे इसको ला सकते हैं एंड बिजनेस कंटिन्यू, होटल तो कंटिन्यू होगा, दूसरा एक एम्प्लॉय रखेंगे जो शेफ होगा, ठीक है। बट डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में हो सकता है, सारे पार्टनर्स की डेथ हो गई तो कंपल्सरी डिसॉल्यूशन हुआ। ओके, तीनों जा रहे थे कार से, एक्सीडेंट, ऑल पार्टनर्स डाइड, डिसॉल्यूशन। देन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये भी क्या लगता है आपको? कंपल्सरी करना पड़ेगा क्या बंद, या ऑप्शनल है? और क्या दिया उन्होंने? डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी। सो इंसॉल्वेंट के केस में भी सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए, मतलब सारे पार्टनर्स ABC के पर्सनल एसेट्स ही पर्सनल लायबिलिटीज को पे नहीं कर सकते हैं, तो वो बिजनेस के लायबिलिटीज कहाँ से पे करेंगे? सो सारे इंसॉल्वेंट है तो कंपल्सरी, एक इंसॉल्वेंट हो गया तो दूसरे जो सॉल्वेंट है वो आगे ले जा सकते हैं बिजनेस को। ओके, एंड इंसेन मतलब हाँ, इंसेन, इंसेन का मीनिंग पर्सन ऑफ अ साउंड माइंड, एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड मतलब इंसेन। मराठीत पटकन समजेल तुम्हाला। ओके, सो इंसेन पर्सन, इंसेन पार्टनर हो गया वो, तो उस केस में भी डिसॉल्यूशन करना पड़ेगा। हर्षवर्धन के लिए वेड़ा मराठी नहीं समझाना तो तुम्हें ये समझेगा। सो अगेन इट्स ऑप्शनल। हाँ, एक पागल हो गया तो बाकी के कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो इंसेन मतलब पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ओके, जो नॉर्मल बिजनेस में वर्किंग होते हैं उसको समझने के कैपेसिटी का नहीं रहा अभी वो आदमी, ऐसा अगर पर्सन वो हो गया तो डिसॉल्यूशन हो सकता है। तो इन सारे केसेस में डिसॉल्यूशन होते हैं। ओके, क्या क्या है? डिसॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट,
बाय अ पार्टनर 14 days नोटिस, ये दोनों कंपलसरी, देन डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंट, इंसेंट, ओके। एंड यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्यूशन है, हाँ, ओके, पार्टनरशिप फर्म। सो डिसॉल्यूशन लिखा है ना आपने, वहां पर डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म लिखो। ओके, आज के होमवर्क के लिए आपको कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन करने के मेथड्स पढ़ने हैं। सोल प्रोप्राइटर में ऐसे कुछ मेथड नहीं थे कैपिटल अकाउंट, ओके। यहाँ पर मेथड्स है पार्टनरशिप में, फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसमें दो अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, एंड यहाँ पर सिर्फ कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग में। सो आपको कहाँ तक पढ़ना है बता रही हूँ। पेज नंबर 7 तक, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। सो दोनों मेथड्स पढ़ के आ जाओ। पार्टनरशिप डीड, उसके कंटेंट्स एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस, ये आपने पढ़े हैं क्या? डीड पढ़ा है, हाँ, प्रोविजंस भी पढ़े हैं, ओके। सो फिर मेथड्स पढ़ के आ जाओ। सो कल हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ओके। सो कल हमें क्वेश्चंस के लिए नोटबुक लगेगी, 30 सेंटीमीटर की स्केल लगेगी, पेंसिल, पेन, नॉर्मल, ओके। यस, होमवर्क समझ में आ गया? ओके, यस, यस, बाय बाय।